नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी प्रियंका की योगी सरकार को चेतावनी की, हिंदुत्व पर राहुल के निशाने की। जानेंगे हरियाणा बीजेपी में क्यों शुरू हुई बगावत, पंजाब में सिद्धू ने अपनी ही पार्टी पर क्यों उठाए सवाल। बात करेंगे मणिपुर में बीजेपी का साथ देने की कीमत चुकाते सहयोगी दलों की, झारखंड में पेट्रोल के घटते दाम की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की धीमी पड़ती रफ्तार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के आसार, सभी वरिष्ठ मंत्रियों से इस्तीफा ले सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अब तक मंत्री नहीं बने विधायकों पर दांव लगा सकती है बीजेपी सरकार। 1 जनवरी को किसानों के खाते में आएगी किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए किए जारी। पीएम मोदी की यूएई यात्रा हुई स्थगित। 6 जनवरी को यूएई जाने वाले थे पीएम मोदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। पीयूष जैन के घर खजाना मिलने पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, व्यापारी के घर करोड़ों का कैश, पीएम मोदी की नोटबंदी फेल होने का सबसे बड़ा सबूत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 91 अंकों की गिरावट के साथ 57,806 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 20 अंकों की कमजोरी के साथ 17,214 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया है। महिलाओं पर कांग्रेस के बड़े दाव के चलते दूसरी पार्टियों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं इस समय यूपी ही नहीं पूरे देश में हर लड़की की जुबान पर चढ़ चुका है। आज प्रियंका फिरोजाबाद में महिला शक्ति संवाद में शामिल हुई, जहां उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना। तो क्या बोली प्रियंका गांधी, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव यूपी में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को तलाशने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिसके चलते वो लगातार यूपी दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता के बीच अपनी पकड़ बना रही हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। उसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की परेशानियां जानी। इसके अलावा प्रियंका ने एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र सहित स्कूल की छात्राओं से संवाद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतनमान की वृद्धि के लिए प्रियंका से गुहार लगाई। प्रियंका गांधी से महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने और उन्हें राज्य कर्मचारी करने की मांग रखी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। एक गैस सिलेंडर में सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। चुनाव में कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा महिलाओं के लिए है। महिलाओं को अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शक्ति विधान घोषणा पत्र बनाया है। महिलाओं के लिए अलग से डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगा। हर जिले में दक्षता विद्यालय बनाएंगे जो दक्षता की ट्रेनिंग देंगे। खाली रोजगार के पद भरे जाएंगे। 20 लाख लोगों में से 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अमेठी वाली घटना का वीडियो शेयर कर रोष जाहिर किया। प्रियंका गांधी ने कहा, अमेठी में दलित बच्ची के साथ हुई घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। महिला शक्ति संवाद में प्रियंका ने महिलाओं के मुद्दों को तो उठाया ही, साथ ही महंगाई को लेकर मोदी सरकार को भी घेरा। मोदी सरकार की घेराबंदी में प्रियंका के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। राहुल गांधी बीजेपी की विचारधारा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार उन्होंने फिर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और संघ पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग पीएम मोदी के गलत फैसले के आगे झुक जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं वो हिंदू हैं और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते हैं वे हिंदुत्व का पालन करते हैं। 3 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं वो किसी के सामने झुकते हैं। वो अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वो पैसे के सामने झुकते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि अगर चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो इस्तीफा दे देते, जबकि आरएसएस के लोग मोदी शासन के तहत चीन द्वारा भारत की सीमाओं के उल्लंघन को छिपाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये समूह
नफरत फैला रहा है, जिसका मुकाबला हमें प्यार से करना है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी 2 साल पुराना ट्वीट साझा किया है। हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व वाले इस पोस्ट को साझा करते हुए थरूर ने लिखा है कि ये आज भी प्रासंगिक है। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अपनी पार्टी को भी टैग किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि हिंदू धर्म विविध संस्कृति परंपराओं का समागम है, इसका कोई संस्थापक भी नहीं है, जबकि हिंदुत्व सावरकर द्वारा बनाई गई नस्लीय क्षेत्रीय श्रेणी है। यानी अब इस फर्क को समझाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। सरकार की गलत नीतियों के आगे हिंदुत्व झुक सकता है, लेकिन हिंदू नहीं झुकेगा। हिंदुत्व कमजोर होता है। कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बता रही है, तो बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं दिख रहा है। बीजेपी के अंदर तो इस समय खींचतान ही दिखाई दे रही है, खास तौर पर हरियाणा में, जहां बीते दिनों ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। अब मंत्रियों में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के अंदर चल रही बगावत की खबरें अब लगभग हर राज्य में आने लगी हैं, जिसकी वजह से बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ हरियाणा बीजेपी में भी देखने को मिला। दरअसल खट्टर सरकार में सबसे ताकतवर महकमा संभालने वाले अनिल विज बीजेपी जेजेपी सरकार में बनाए गए 2 नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह में आए ही नहीं। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि इस सरकार में सत्ता के 2 केंद्र हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार बनने के करीब 2.25 साल बाद चिर प्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो गया, लेकिन ये एक बार फिर साबित हो गया कि सरकार में गहरी दरार है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बनी गठबंधन सरकार में मंत्रियों के 2 पद खाली रह गए थे, जिससे किसी तरह की नाराजगी या समीकरण को साधने की गुंजाइश बनी रहे। इसमें एक मंत्री बीजेपी कोटे से बनना था और एक जेजेपी कोटे से। तभी से हर महीने या 2 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ लेती थी। बीते 1 महीने से तो कई तारीखें भी सामने आ चुकी थी। आखिर 28 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के राजभवन में हुआ, लेकिन अनिल विज नहीं आए। आपको बता दें कि अनिल विज सरकार के वो मंत्री हैं जो गृह मंत्रालय के साथ ही स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय जैसे महकमे भी संभालते हैं। बीजेपी जेजेपी सरकार में बेशक मुख्यमंत्री के पास करीब 2 दर्जन से ज्यादा और उप मुख्यमंत्री के पास दर्जन भर मंत्रालय हैं, लेकिन ताकतवर मंत्रालयों के नजरिए से अनिल विज को सरकार में नंबर 2 माना जाता है। राज्य में बीजेपी की जीत के बाद खुद को मुख्यमंत्री का स्वाभाविक दावेदार मानने वाले 6 बार के विधायक अनिल विज और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच टकराव कोई नया नहीं है और ये अभी तक जारी है। मंत्री बन गए, लेकिन मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया। पेच कांग्रेस में भी फंसा हुआ है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, जबकि कांग्रेस हाईकमान सामूहिक नेतृत्व में पंजाब का चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में अब सिद्धू पार्टी के फैसले पर ही सवाल उठाने लगे हैं। तो क्या कहा है सिद्धू ने, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में हाईकमान लगातार ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर से बार बार संकेत आ जाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और ये संकेत देते हैं प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आते बयान और उनकी मांगे हर बार पार्टी के खिलाफ उनकी नाराजगी जाहिर करते हैं। उसी कड़ी में अब उन्होंने एक नई मांग कर डाली है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने मांग कर दी है कि पार्टी को पंजाब चुनाव से पहले राज्य में सीएम फेस का ऐलान कर देना चाहिए। यही नहीं, तंज कसते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बिना दूल्हे के कैसी बारात होगी। सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था और उसे इसका नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमारी स्थिति भी आम आदमी पार्टी जैसी ही हो सकती है। माना जा रहा है कि उनकी ये मांग पार्टी की चिंताएं बढ़ाने वाली है। इस तरह का तंज कुछ दिन पहले सिद्धू ने आप पर भी कसा था कि बाराती तैयार हैं, लेकिन पार्टी दूल्हा ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं ही आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहा था कि आखिर आपका दूल्हा कहाँ है। इस बार लोग हमसे भी यही सवाल पूछ सकते हैं। पंजाब के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो सीएम चेहरे की घोषणा नहीं करेगी और चुनाव सिद्धू चन्नी और सुनील जाखड़ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बावजूद इसके सिद्धू ने पार्टी से सीएम फेस का ऐलान करने की मांग कर डाली है, जिससे कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुश्किल बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पार्टी इस मुश्किल से कैसे बचती है। बिना दूल्हे की बारात। वैसे देश में पंजाब इकलौता राज्य नहीं है जहां कांग्रेस बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, अधिकांश राष्ट्रीय पार्टियां राज्यों का चुनाव बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए लड़ती हैं। सिद्धू के तेवरों से कांग्रेस मुश्किल में जरूर दिख रही है, तो बीजेपी के तेवरों से उसके सहयोगी मुश्किल में दिख रहे हैं। पंजाब के साथ मणिपुर में भी चुनाव होंगे, जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी दलों को ही कमजोर करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी से गठबंधन करके शुरुआत में
भले ही किसी पार्टी को फायदा मिल जाए, लेकिन भविष्य में ये फायदा बड़े नुकसान में भी बदल सकता है। हरियाणा में कभी बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल की सहयोगी थी, आज हरियाणा में INLD के पास सिर्फ एक विधायक है तो बीजेपी राज्य की सत्ता में है। गोवा में भी बीजेपी ने इसी रणनीति को अपनाया। पहले बीजेपी राज्य में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की सहयोगी बनी और बाद में MGP की जगह खुद ले ली। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। दरअसल बीजेपी ने गठबंधन सहयोगी दलों के आधार में बड़ी सेंधमारी कर उन्हें कमजोर कर दिया और अब ये रणनीति बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना रही है। असम में असम गण परिषद को कमजोर कर आज बीजेपी राज्य की सत्ता में पहुंच चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड में सेंध लगा दी और उसके विधायकों को अपने पाले में कर लिया और अब बीजेपी की सहयोगी दलों को कमजोर करने की रणनीति का नया शिकार बनी है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP। मणिपुर में NPP बीजेपी सरकार की सहयोगी है। NPP के बीजेपी के नेतृत्व वाली N वीरेंद्र सिंह सरकार में 2 मंत्री हैं। 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उसके 4 सदस्य हैं। इनमें से एक विधायक लेतपाव हाउकिप जो वीरेंद्र सिंह सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री और मणिपुर के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल बलूनी की मौजूदगी में हाउकिप ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद बीजेपी NPP गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। NPP के साथ बीजेपी का मेघालय में भी गठबंधन है। यहाँ NPP के नेतृत्व में सरकार है। मणिपुर की घटना के बाद से कोनराड संगमा बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि मणिपुर की घटना का असर मेघालय तक दिखाई दे सकता है। सहयोगी को कमजोर करो और खुद मजबूत बनो। बीजेपी की इस रणनीति का नया शिकार बनी है नेशनल पीपल्स पार्टी। बीजेपी का ये दांव चुनावों में उस पर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जनता महंगाई के चलते पहले ही परेशान है और सहयोगी भी बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में फैसले लोगों को राहत पहुंचाने वाले होने चाहिए, जैसे झारखंड सरकार ने लिया है। झारखंड की UPA सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतें बेहद कम कर दी हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों ने जनता का मसीहा बनने की कोशिश की थी। यहां तक कि तेल के बहाने बीजेपी विपक्षी दलों को जमकर घेर रही थी, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा दांव खेला कि बीजेपी का तेल का खेल खत्म हो गया। सभी बीजेपी शासित राज्यों से आगे निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल नए साल में 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा, लेकिन इस सस्ते पेट्रोल डीजल का लाभ सिर्फ BPL कार्ड धारकों को मिलेगा। इस ऐलान के बाद जहां बीजेपी की बोलती बंद होगी, तो वही झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का गुस्सा भी शांत होगा। दरअसल एसोसिएशन लगातार सरकार से पेट्रोल पर 5% वैट घटाने की मांग कर रहा था। उनका कहना था कि अगर सरकार वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में डीजल की कीमत कम है। ऐसे में झारखंड से चलने वाले वाहन पड़ोसी राज्यों से डीजल भरवा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा था कि पेट्रोलियम डीलरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी थी और वित्त मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद कई बैठकों का दौर चला और आखिरकार सरकार ने कीमतें कम करने का फैसला ले लिया। इस कदम से जहां जनता को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार की ताकत भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि विरोधी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सड़क निर्माण के मामले में मोदी सरकार की धीमी पड़ती रफ्तार की। मोदी सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन कभी विपक्ष तो कभी रिपोर्ट्स उसकी पोल खोल देते हैं। मोदी सरकार ये दावा करती आई है कि उसकी सरकार में तेजी से देश में विकास हुआ है और सरकार ने जनता के लिए कई लाभदायक योजनाएं शुरू की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योजनाएं तो शुरू होती हैं, लेकिन उनमें काम कितना होता है ये देखने वाली बात है। अब ऐसी ही एक योजना है ग्रामीण सड़क योजना। तो इस योजना में अब तक कितना हो सका काम, आइए डालते हैं एक नजर। मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो रखी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों को बनाने के लिए ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की रफ्तार धीमी रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस साल दिसंबर 2021 तक देश में केवल 17,777 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जो कि अब तक की 3 साल की सबसे धीमी निर्माण रफ्तार है, जबकि इस वित्त वर्ष के समाप्त होने में केवल 3 माह का ही समय शेष बचा है। दरअसल केंद्र सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 दिसंबर 2021 तक निर्माण कार्य का आकलन बताता है कि ये बीते वर्ष की तुलना में अब तक आधा भी पूरा नहीं हो पाया है। 3 वर्ष पहले 2018-19 में मंत्रालय इस योजना के तहत 48,000 किलोमीटर से ज्यादा निर्माण कार्य कर रहा था, जो वर्तमान वर्ष में बनी सड़कों की संख्या के 2.5 गुना से भी कम है। इस योजना के तहत बीते 3 साल
साल में कुल 1,29,549 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। PMGSY योजना के तहत आने वाले दिनों में 3,212 पुलों का निर्माण कार्य किया जाना है। इन प्रस्तावों में सबसे ज्यादा प्रस्ताव बिहार के 609, मध्य प्रदेश में 580 और असम में 376 पुल शामिल हैं। आने वाले दिनों में मंत्रालय इन पुलों के निर्माण कार्य की दिशा में काम करेगा। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक सरकार की सिर्फ बातें बड़ी हैं और काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।